हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2025 के नए पैटर्न के आधार पर मॉडल पेपर भी शुरू कर दिए हैं। बच्चों, आप अपना सहयोग बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सही से फ़ायदा ले सकें। हमारा प्रयास यह है कि सभी बच्चे 100 में 100 अंक प्राप्त करें। आप लोग अगर सही से क्लास लेंगे और जुड़े रहेंगे तो 100 में 100% आपके नंबर अवश्य आएंगे। तो हम चलिए उसी का जो मॉडल पेपर फर्स्ट करवाए थे, ऑब्जेक्टिव सारे कुछ करवा दिए थे, उसी में से खंड बा है, खंड बा को करते हैं। ठीक है, हमने इस कब जो है करवाए थे प्री बोर्ड का जो भी दिया था मॉडल पेपर, इसके ऑब्जेक्टिव सारे करवा दिए थे। अब जो है खंड बा, खंड बा, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। ऐसा ही हमारा पेपर रहेगा जिसमें खंड बा में दिए रहेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 6 क्वेश्चन है, 6 के हमें आंसर देना है। तो पहला है प्रश्न ऐसे डालेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का ऐसे डाल करके और हल डाल दें। ठीक है, ये हमारा तरीका होना चाहिए हल करने का। ठीक, अब हल करेंगे। जैसे कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य दिया है तो के का मान हमें ज्ञात करना है। ये x दिया है और इधर f दिया है। x के आंकड़े क्या हैं? 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक, इधर क्या दिए हैं? 6, 4, 3, के और 2 है। तो हमें x जब समांतर माध्य निकालने के लिए जब आंकड़े दिए रहते हैं तो उसके लिए सारणीबद्ध अगर दिए हैं तो उसमें जो x होता है वो मध्य बिंदु होता है और फिर इसके बाद फिर क्या आता है? f, ये हमारी आवृत्ति होती है। फिर इन्हीं का गुणा करा देते हैं तो हमारा fx निकल के आ जाता है। जिस चूँकि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं सिग्मा fx अपान सिग्मा f। अगर ये हम आप लोगों को ये याद है फार्मूला तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में निकालना है। जैसे इस फार्मूले में है सिग्मा fx, ठीक है ना, और सिग्मा f। तो हमें सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। और तो किनको किनको कह रहा है? fx। तो fx तो अभी है नहीं, तो हम एक सारणी और बनाएंगे fx की। ठीक, fx का मतलब क्या है? fx का गुणा। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? योग, यहाँ पे योग। ठीक है, योग में सिग्मा f बोल रहा है तो सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़। तो सिग्मा f वालों को जोड़ लो। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस का के ये आ जाएगा। fx निकालो। 6 पंचे 30, 15 चौको 60, 25 3 75, 35 और इसको जो है इधर 35 के, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग लिखना है, इनके जो है नीचे नहीं रखना है, नहीं तो फिर अगर इसको जोड़ दोगे तो फिर गलत हो जाएगा जोड़ने में, इसलिए इसको अलग रखो। 45 दुनाई 90। तो सिग्मा fx निकाल लो। सिग्मा fx बराबर कितना आ जाएगा? संख्याएं जोड़ लो सभी। 5 आगे 6 3 9, 9 7 16, 16 9 25, 6 3 9, 9 9 18, 18 25, कितना आ गया? 255। अब प्लस, अभी हमारा प्लस में है, कितना दिया है प्लस में? ये 35 के, ये 35 के, ये अभी रहेगा। ठीक, आगे अब हम वैल्यू हमें सब चीज़ दी हुई हैं, चूँकि यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया कि चूँकि सूत्र हमारा होता है, क्योंकि सूत्र x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f, वैल्यू हमें दी है, रख दीजिए।
और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया था, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है समांतर माध्य कितना 21.8। तो समांतर माध्य के नीचे, इसके नीचे इसका मान रख दो, कितना है 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स, नीचे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखो 255 प्लस 35 के अपान में कितना सिग्मा एफ कितना है 15 प्लस का के। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तिर्यक गुणा करा दो। तिर्यक गुणा जैसे कराएंगे 255 प्लस का 35 के बराबर 15 का गुणा करा दो, या 21.5 के इन दोनों में गुणा करा लेंगे। तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 एक नम 15, 15 7 22 हासिल 2, 15 दूनी 30, 30 2 32, 30 2 32, ठीक है। और 0.1 के बाद था तो हमें 0.1 के ही बाद लगाना है, ठीक है, ये ध्यान देना है, 0.1 के बाद है। गुणा कर 15 पना 75, 15 एक नम 15, 15 7 22, 15 दूनी 30, 30 2 32 प्लस, अब इसके साथ तो होगा गुणा, इसका भी करा दो 21.5 के, 21.5 के, ठीक। अब आगे के एक साइड कर लो तो 35 के, इसको इधर ले आओ, -21.5 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 322.5, यहाँ पे दशमलव नहीं, ध्यान देना है, -255। अब आगे इसको अगर हम माइनस कर दें 35 में 21.5, तो ऐसे हम घटा सकते हैं, अगर दिक्कत है तो ऐसे लिख दो 35 में, यहाँ पर अपकार ये दे रहे हैं 35 में 21.5 घटाना है। तो दशमलव अगर नहीं लगा दशमलव लगा सकते हैं, 0 बढ़ा लो, 10 में 5 गए 5, फिर यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 13.5 कितना आ जाएगा 13.5 के इक्वल टू, यहाँ जब माइनस करेंगे तो दशमलव इसमें लगा ही नहीं है, तो 5.5 2, 12 में से 5 निकालोगे 7, फिर यहाँ भी 11 में 5 गए 6, यहाँ पे कितना 2 में तो कुछ नहीं, ठीक। तो k इक्वल टू गुणे की संख्या कहाँ जाएगी 67.5 बटे 13.5, एक के बाद ऊपर दशमलव, एक के बाद नीचे दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब काट दीजिए, 135 से सीधे अगर काटना हो तो काट दो, 5 बार में कट जाएगा क्या, 5 × 5 15, 15 2 17, 5 × 5 हाँ 135 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 135 एक 135, 5 5 25, 5 15 2 17, 5 1 5 1 6, ठीक। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें लास्ट में जो पूछा करता है क्वेश्चन में कह रहा है k का मान, तो लिख देना है अतः k इक्वल टू 5, बढ़िया डिब्बे में बंद कर दो, यही आंसर है। ऐसे अगर लगाते हैं तो एक भी नंबर नहीं कर सकता है, पॉइंटों में नहीं कर सकता है, नंबर की बात छोड़िए, ठीक। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए 2x² माइनस के x - 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक। अब इसको देखते हैं, खा नंबर इसी का खा है, फिर डाल देंगे हल। क्या कहता है के किस मान के लिए, हमें समीकरण दिया है 2x² माइनस के x - 1 इक्वल टू 0। अभी ये समीकरण हमारा संतुलित अवस्था में, इसको संतुलित जो व्यापक रूप होता है समीकरण का हम बताए थे, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे होना चाहिए, इसी तरह के फॉर्म में हम इसको बना लेंगे, ठीक। तो 2x² माइनस के का गुणा करा दो तो के का इधर भी गुणा तो माइनस प्लस का के इक्वल टू 0। अब बन गया हमारा, क्वेश्चन में बोला है मूल बराबर हो, तो सबसे पहले व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तो ए की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए लिखा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना लिखा, 2, मतलब ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी माइनस के, सी की वैल्यू कितनी प्लस का के। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है मूल बराबर हों, मूल बराबर हों, क्योंकि मूल बराबर हों कह रहा है। ठीक है, जब मूल बराबर हों तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, डी बराबर 0। 3 कंडीशन हम बताए थे, डी बराबर 0 होता है, डी इज लेस देन 0 होता है, डी इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, डी के नीचे डी की वैल्यू रख दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना 0। अब सभी की वैल्यू हमें दी गई हैं, रखें मान, बी की जगह बी का मान माइनस के का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2, सी की जगह सी की वैल्यू है कितनी के इज इक्वल टू कितना 0, के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 के इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से के कामन हो रहा, के कामन कर तो के माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो के इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। जब इसके बराबर करोगे तो के माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, यही अभीष्ट हमारे मान हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अतः क्या बोला था क्वेश्चन में, कह रहा तो के किस मान के लिए, अतः के बराबर 0,8 है, यही हमारा आंसर है। इस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक है, अतः के बराबर 0,8 के लिए लिखना हो थोड़ा सा लिख सकते हैं, अतः के बराबर 0,8 के लिए लिखने में की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में बोल रहा है ज्ञात के किस मान के, वही चीज़ का हमें आंसर दे देना होता है। अतः के बराबर 0,8 के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे, समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक, ये चीज़। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं ग नंबर, ग नंबर क्वेश्चन। ग में क्या बोल रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर। ठीक, जो चीज़ें दी है पहले लिखें, चूँकि हल डाल दीजिए फिर लिखें, चूँकि वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है, वृत्त की परिधि हमें दी है 44 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल अगर बताना है तो हमें पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में मात्र हमें आर का मान चाहिए। तो आर के मान के लिए यहाँ हमें कुछ न कुछ जुगाड़ दिया हुआ है, उस चीज़ से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr इज इक्वल टू कितना 44। अब यहाँ से r इज इक्वल टू कितना, ये गुणे की संख्या भाग में जाएगी 2π, पाई की वैल्यू रख दो, 2 गुणे 22/7, तो 22 दूनी 44 होता, कट गया, 7 ऊपर चला जाएगा, r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। अब हम बहुत ही आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, दिया है इसमें कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताएं, तो वृत्त का हम बताए थे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी का चौथा भाग कर देना, चतुर्थांश का आ जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 और πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, चतुर्थांश और इसलिए हम 4 से भाग दे दिए। वैल्यू रख दें 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, तो 7 गुणे 7 रख दें, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 11, तो 11 सते 77, 77 बटे कितना आ गया 2, इसी 77 बटे कितना 2, 77 बटे 2 ही लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको भाग में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा इतना भी आंसर हमारा सही है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, लिखना हो तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 2 3 6 2 8 16 2 5 10।
38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ जरूर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हमें जरूर लगाना क्योंकि हमें क्षेत्रफल बताना था और सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस चीज़ को हम करते हैं। कौन सा नंबर है? घ नंबर। ठीक है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल डालेंगे, माना। तो हमें क्या करना होता है, हम जब ये क्वेश्चन हम करवाए भी थे, इस तरह के क्वेश्चनों को हमने जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी करवा रहे थे, वो भी सीरीज इसी तरह से चालू रहेगी कंटिन्यू। 5 + √3 एक अपरिमेय, तो हमें अपोजिट मानना होता है। हम बताए थे अपोजिट मान लेना। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए 5 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। वही भाषा लिख देना है जहाँ P तथा Q दोनों सह अभाज्य हैं। ठीक है, तथा P तथा Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, लिख सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा Q = 0 है। ठीक है, Q = 0 है, और अर्थात इनका HCF कितना आएगा? अर्थात HCF कितना? 1। ठीक, अब देखिए आगे हम इसको क्या करेंगे, √3 = P/Q। ये हमारा 5 को अगर उस पक्षांतर कर दें तो माइनस का कितना हो जाएगा? 5। ठीक, इस चीज़ को तो समझ पा रहे होंगे कि इस 5 को हम क्या कर दिए हैं? उधर पक्षांतर कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें लिख देना है। अगर उस चीज़ को हम उसी मेथड से लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए हम जो है थोड़ा सा ये चीज़ कर दें, चूँकि 5 तथा x/y परिमेय संख्या है। चूँकि 5 तथा जैसे P/Q है, कुछ भी लिखा हो, P/Q लिखा हो, ठीक है, जैसे P/Q हम माने तो P/Q लिखना। क्योंकि 5 तथा P/Q दोनों क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, इसलिए P/Q -5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। भाई हम लोग जानते हैं कि 5 क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। भाई जिसके भी बटे में 1 लगा दो, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं, परिमेय संख्या। ये ऑलरेडी हमारी परिमेय संख्या, इसको हम माने ही हैं। ठीक, मतलब P/Q के रूप में लिखा ही जाता है। तो इसलिए P/Q -5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या ही अगर घटा रहे हैं तो भी परिमेय संख्या हमारी प्राप्त होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि कर्णी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। किसके अकॉर्डिंग? इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम कर, क्योंकि यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या के बराबर ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, इसका मतलब। ठीक, परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। चूँकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है।
चूँकि अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना है तो ये हमारा गलत, मतलब कि ये अगर एक ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ तो हमारा ये दिया है कि ये दोनों परिमेय संख्या हैं, तो ये अगर परिमेय संख्या तो ये भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः √3 डज नॉट इक्वल हो जाएगा P/Q - के 5, मतलब ये फिर इसके बराबर नहीं होगी। अतः हमारी कल्पना क्या है, P/Q यहाँ पे, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप डाउट को बताइए, हम डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझ पाए होंगे सही से। अगला है हमारा, इसमें जहाँ भी डाउट आपको लग रहा है, ठीक है, इस चीज़ को अगर कहीं भी डाउट लग रहा है बिल्कुल आप बताइए, निस्संदेह आपका जो है डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो, ठीक। तो घ नंबर हो गया। यहाँ से अंगा नंबर क्वेश्चन है, दिया क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनमें मानना क्या होता है, जो भी कह रहा है संख्याएं कह रहा है ज्ञात कीजिए, हमें वो संख्याएं पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या x है। दूसरी संख्या हम क्या लिख सकते हैं, दो चर वाले से लगाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे, माना पहली संख्या x है, दूसरी कितनी आ जाएगी 27 - x। ये कैसे करेंगे हम बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। माना इस सवाल को हमें करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना 182 हो। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 - x हो जाएगी, 27 - x। अब ये कैसे हुआ, ये चीज़ अगर नहीं समझ में आती, जैसे हमारे पास मान लो हमने कहा कि दो संख्या है जिनका योग कितना है 10 है, ठीक है, जिसमें से हमने कहा एक संख्या 3 है तो दूसरी कितनी होगी 10 में से एक हमें पता है, जैसे तो दो संख्याओं को योग कितना दिया था 10, तो 10 में से अगर हम पहली वाली को घटा दें तो ऑटोमेटिक 7 आ जाएगी। वही चीज़ हम किए हैं कि दो संख्याओं को जब योग दिया 27, तो एक संख्या अगर हम x मान लिए हैं, दूसरी क्या हो जाएगी 27 - x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा फिर 10 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ के लिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कर दो, प्रश्नानुसार प्रश्न बोला है दोनों का गुणनफल कितना है 182। इन दोनों का क्या करना है गुणनफल, x × 27 - x = 182। गुणा करा दो 27x - x² = 182। इधर ले आओ -x² पहले इसको लिख लो, प्लस के 27x - 182 बराबर कितना 0। यहाँ से माइनस चिन्ह अगर कामन कर लें, -1 कामन करेंगे तो x² माइनस के 27x और प्लस का 182 = कितना 0। गुणे की संख्या बटे में जाएगी वो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब गुणा करने पे कितना मिले हमको 182, घटाने पे कितना मिले 27x। तो इसको भी हम बताए थे कि कैसे निकालना, अगर नहीं दिमाग में आता है तो तुरंत क्या कर लिया करो, जैसे 182 है इसका रफ कार कर सकते हो 182
182 की गुणनखंड कर लीजिए। 2 से दूनाम 18, 2 एक अन्नम 2, फिर 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 7 से 13 सते 91, 13 बार में कट जाएगा 7 से 13, फिर 13 13 से कटेगा। ठीक है, तो अब देखो इन्हीं में से हमें मिल जाएंगे वो 13, 2, 7 और 13 में से 7 दूनी 14 होता है, 14 13 कितना होता है 27। ठीक, तो 14 13 बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस का 182 बराबर कितना 0। दोनों में माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। दोनों सेम चिन्ह जुड़ करके 27 हो जाएंगे। 2 2 की जोड़ियां बना लीजिए। तो x माइनस का 14 माइनस 13 यहाँ से कॉमन, तो x माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 14 ही आ जाएगा बराबर 0। यहाँ जो आता है वही चीज़ यहाँ आया करती है अगर करेक्ट है हमारा। तो x माइनस 14 कॉमन करोगे क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर कितना 0। आगे एक बार इसके बराबर 0, एक बार उसके, x माइनस 14 इजक्वल टू कितना 0, तो x इजक्वल टू कितना 14 आ गया। फिर एक बार इसके बराबर करेंगे x माइनस का 13 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू कितना 13। यही हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी। तो लिखेंगे अगर पहली संख्या हमारी 14 रही होगी तो दूसरी कितनी आ जाएगी 13, अगर पहली संख्या 13 तो दूसरी कितनी आ जाएगी 14। ठीक, क्योंकि दोनों x के हमारे मान धनात्मक हैं इसलिए हम काल्पनिक इनको नहीं कर सकते। अतः लिखेंगे अतः x बराबर पहली संख्या, अतः पहली संख्या यदि x बराबर 14 तो दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 27 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 27 में 13। अब जैसे पहली संख्या, यदि पहली संख्या हम ले लेंगे किसको 13, यदि पहली संख्या x बराबर 13 ले रहे हैं तो दूसरी कितनी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी हमारी 27 माइनस का 13 बराबर कितना 14। यही हमारे आंसर है। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है खंड बा का जो प्रश्न 1 में दिए गए हैं 4 नंबर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदुओं दिए हैं को मिलान रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, तो 4 नंबर है इसका सॉल्यूशन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु, जैसे मान लो 2 बिंदु हमारे यहाँ पे हैं, एक ए बिंदु है, एक ये बी बिंदु है। इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिए हैं -1, 7, इसके निर्देशांक दिए हैं 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में। इधर से 2 भाग और इधर से 3 भाग, तो 2:3 में इसको विभाजित कर रहा है। तो हमें बताना मिलाने और रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक, हमें यहाँ के निर्देशांक बताना है। आखिर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हम मान लिए इसके निर्देशांक ये x है और ये y है। इसको लिखेंगे भी माना दो बिंदु A तथा B हैं जिनको P बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, और विभाजक निर्देशांक कितने हम मान लिए हैं x, y तथा P के निर्देशांक x, y। तो यहाँ से हमें बताना क्या है, यही निर्देशांक हमें बताना है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख दें। x1 कितना है, x1 हमारा है -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4, y2 कितना है -3। ये x1 y1, ये x2 y2। और m1 कितना है 2, m2 कितना है
3। अब सूत्र लगा दो, क्योंकि विभाजक सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 y बराबर, ठीक है। तो विभाजक सूत्र से, चूँकि विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे हम इसके विभाजन, तो p x कॉमा y इक्वल टू, सीधे से हम हल करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। m1 का मान कितना दिया है 2 गुणे x2 का मान कितना दिया है 4 प्लस m2 का मान कितना दिया है 3 इंटू x1 का मान कितना दिया है -1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2 प्लस का 3। इधर m1 का मान कितना दिया है 2, y2 का मान कितना दिया है -3 प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7 अपान 2 प्लस का 3। 4 दूनी 8 प्लस माइनस गुणा -3 अपान 3 2 5। यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 3 दूनी 6। 8 में 3 के 5, 5 बटे 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 में से 6 15 बटे कितना 6। अच्छा हाँ 3 2 5, सॉरी यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है। अब यहाँ ये डिवाइड हो रहा है 5 3 15 5 1 5, तो ये 1 कॉमा यहाँ पे कितना आ गया 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हम माने थे। पी के निर्देशांक x कॉमा वाई बराबर कितना आ गया कॉमा 3, ठीक है। ये हमारा जो है खंड बा, सारे क्वेश्चन हमने खंड बा के कर लिए हैं। अब आता है अगला जो है, हाँ प्रश्न नंबर 2 में इस चीज़ को हम जो है अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ये पूरा मॉडल पेपर हम जो है एक क्लास में और लेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये इससे पहले अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबा लेने से आपको जैसे भी हम यहाँ से वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस चीज़ का जो है सही से भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक्स।